नमस्कार दोस्तों। देखिए हमने एक जो है 10-10 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें कुछ खास ऐसे प्रश्न जो बहुत सामान्य से दिखाई देते हैं, लेकिन उनके विकल्पों को लेकर के हमारे अंदर कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। तो ऐसे 30 प्रश्न अब तक हम देख चुके हैं। अब हम पार्ट 4 में हैं, यानी कि हम आगे की 10 प्रश्न आज देखने वाले हैं। इस तरह से टोटल हम 100 प्रश्न देखेंगे। तो उनमें से आज हम बात कर रहे हैं 31 से लेकर 40 यानी कि अगले 10 प्रश्नों की। तो दोस्तों आज के हमारे जो 10 प्रश्न हैं वो क्या हैं और किस तरह से उनमें भ्रम पैदा होता है और कैसे हम उनको सही माने, कैसे सही करें, इसको थोड़ा सा हमें देखना है। तो भ्रमित करने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज का हमारा प्रश्न है, एक बालक सदैव अपने बाएं हाथ से लिखता है। एक बालक जो है वो सदैव अपने बाएं हाथ से लिखता है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वह दाएं हाथ से लिखे। बालक बाएं हाथ से लिखता है और घर वाले चाहते हैं वो किससे लिखे? दाएं हाथ से लिखे। यदि वह दाएं से लिख लेता है तो यह है, यानी कि घर वाले जो चाहते हैं कि वो दाएं हाथ से लिखे और मान लीजिए वो दाएं हाथ से लिख लेता है, तो ये क्या है अपने आप में? क्षैतिज अंतरण है, पार्श्विक अंतरण है, द्विपार्श्विक अंतरण है या लंबवत अंतरण है? तो देखो यहाँ पर भ्रम हमें पैदा होता है कि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर के, इनके अभिप्राय को लेकर के, तो इनके अभिप्राय को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों पहली और दूसरी परिस्थिति लगभग समान हो, हूबहू हो, तो वहाँ पर क्षैतिज अंतरण होता है। जैसे गणित के बाद भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो गणित और भौतिक विज्ञान लगभग हूबहू प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पर क्षैतिज अंतरण होगा। या यूँ कहें कि जो आपने पीछे की परिस्थितियों में सीखा वो नई परिस्थितियों में वैसा का वैसा काम में आ जाए। दूसरा है पार्श्विक अंतरण। पार्श्विक का मतलब होता है हमारा जो शरीर होता है इसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष का कोई भी व्यवहार बाएं पक्ष को प्रभावित नहीं करे या बाएं पक्ष पर उसका कोई प्रभाव नहीं आए, तो वो होता है पार्श्विक। जैसे दाएं हाथ में चोट लग गई तो उसका असर बाएं हाथ पर नहीं होता। इसी प्रकार से द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब एक क्षेत्र में या एक पक्ष में कोई भी अंग कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो वह प्रशिक्षण दूसरे अंग में भी चला जाए और दूसरे अंग के ऊपर उसका प्रभाव आ जाए और दूसरे अंग से उसको कर ले। जैसे अभी यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एक बालक सदैव बाएं हाथ से लिखता है, वो बाएं हाथ से ही लिखता है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो बाएं से नहीं, किससे लिखे? दाएं से लिखें। तो जब घर वालों ने बार बार उसको टॉर्चर किया या घर वालों ने बार बार प्रयास किया तो उसने दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब प्रशिक्षण उसने बाएं हाथ में लिया था, लेकिन किससे लिखना शुरू कर दिया? दाएं हाथ से। तो इसका मतलब ये हुआ द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। और लंबवत का मतलब होता क्रमशः होने वाला, जैसे प्लस माइनस गुणा और भाग इसके क्रम में होता है। या फिर वर्णमाला सीखने के बाद शब्द का ज्ञान, वाक्य के ज्ञान और फिर रचना ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो एक के बाद दूसरा क्रमशः हो, वहाँ लंबवत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना है? द्विपार्श्विक अंतरण होना है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर कौन सा अंतरण होगा? द्विपार्श्विक अंतरण होगा। तो भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब एक क्षेत्र या एक पक्ष, शरीर के पक्ष के लिए ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो शरीर के किसी एक पक्ष का प्रशिक्षण दूसरे पक्ष में चला जाए, वहां पर भी उपयोगी बने, वो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण होता है। सेकंड नंबर पर देखिए, सीखना या अधिगम है। सीखना या अधिगम है, इनमें से सीखना या अधिगम क्या है? व्यवहार में बदलाव। तो दोस्तों व्यवहार में बदलाव जो होता है उसको हम सामान्यतः सीखने के रूप में जान सकते हैं। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को हम सीखना कहते हैं। तो काफ़ी हद तक अपने को ये भी ठीक लगता है। व्यवहार में परिवर्तन की दिशा, एक बालक में कोई भी व्यवहार उसमें परिवर्तन हुआ, उसकी एक दिशा है, परिवर्तन जो होगा निश्चित रूप से किसी दिशा में होगा, तो इसको भी हम कह सकते हैं। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, किसी भी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसको भी हम अधिगम कहते हैं। और व्यवहार में निरंतरता बनी रहे, व्यवहार में आगे से आगे नया व्यवहार आता रहे, निरंतरता बनी रहे, वो भी होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि आखिर इनमें सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अधिगम की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो है स्थायी, यानी परिवर्तन हो रहा लेकिन क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। तो ये सब सही होते हुए भी हमारा सबसे सही आंसर वो होगा जिसमें स्थायित्व का भाव आ रहा है। अगर यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है और लिखे हुए के स्थान पर यदि सेंटेंस इस तरह का है कि जिसमें स्थायित्व का भाव आता है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर बिना भ्रम के हमें ये ध्यान में रखना है कि व्यवहार में परिवर्तन तो हो, लेकिन कैसा वाला हो? स्थायी परिवर्तन हो, परमानेंट परिवर्तन हो, उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम या सीखना कहेंगे। नेक्स्ट है,
अधिगम की गति में होने वाली अस्थायी रुकावट जो किसी समय प्रगति में स्थिरता को प्रकट करती है वह है। देखिए बहुत ही जो है जटिलतापूर्ण भाषा इसकी है, लेकिन प्रश्न बहुत सरल है। अधिगम की गति में होने वाली अस्थायी रुकावट, अधिगम की जो गति होती है, मान लीजिए किसी भी गति से व्यक्ति या बालक सीख रहा है, उसकी गति के अंदर कोई अस्थायी रुकावट आ जाए, रुकावट आई जो स्थायी नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए रुकावट है, फिर वापस जो है अधिगम होना शुरू हो जाएगा, तो अस्थायी रुकावट उसको बोलेंगे, जो किसी प्रगति में स्थिरता को प्रकट करती है, जो प्रगति को बिल्कुल स्थिर बना देती है। रुकावट ऐसी है जहां की प्रगति बिल्कुल होना बंद हो गई, रुक गई है, उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम वक्र कहेंगे, अधिगम अवस्था, अधिगम पठार या अधिगम निर्योग्यता। तो यहां पर देखिए अधिगम वक्र का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, या पहले कम बाद में ज्यादा, या बाद में ज्यादा पहले कम होना, इस तरह का, तो वो वक्र होता। तो ये अधिगम वक्र नहीं होगा। अधिगम की अवस्था का मतलब होता है प्रारंभ में तेजी से सीखना, फिर कम गति से, फिर सीखना बंद कर देना, जबकि ये तो रुकावट बीच की बात कर रहा है। अधिगम की गति के बीच में कोई अस्थायी रुकावट, वापस सीखना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये अवस्था भी नहीं है। अधिगम का पठार, दोस्तों अधिगम का पठार होता है जैसे एक बालक यहाँ से सीखना शुरू करता और यहाँ सीखना बंद हो गया वापस, तो ये अस्थायी रुकावट है। यहाँ पर बालक में स्थिरता आ गई सीखने में, तो ये अस्थायी जो रुकावट है, स्थिरता सीखने में आ गई, इसको हम बोलते हैं अधिगम का पठार। तो ध्यान रहे, राइट आंसर ये क्या होगा? सी होगा, अधिगम का पठार। अधिगम निर्योग्यता मतलब सीखने की योग्यता नहीं हो, किसी कारण से सीख नहीं पाता, वो निर्योग्यता के अंदर आता है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया आदि आदि। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का पठार। ध्यान रखिए आप, अस्थायी रुकावट या प्रगति में स्थिरता की बात जहां भी आएगी वो हमेशा क्या होगा? पठार होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रेरक है? इनमें से कौन सा एक प्रेरक है जिसको हम प्रेरक कह सकते हैं? उद्दीपक, तो जनरली हम जानते हैं दोस्तों, जो भी वस्तु हमें प्रभावित करती है वो उद्दीपक होता है, प्रभावित करती है तो हम उसकी दिशा में काम भी करते हैं, इसका मतलब वो प्रेरक भी होता है। दूसरा है चाह की वस्तु, जो हमारी चाह की वस्तु, हम जिसको पाना चाहते हैं, चाह की वस्तु का मतलब जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे चाह की वस्तु, चाहते हैं, चाह की वस्तु उसको बोलेंगे हम। तो इसका मतलब दोस्तों, जो वस्तु हमारे सामने है उद्दीपक है, लेकिन वो हम चाह नहीं रहे लेना, तो इसका मतलब वो वस्तु हमें उद्दीपक के रूप में है, लेकिन वो हमारे लिए प्रेरक नहीं हो सकती। प्रेरक तो वही होगी जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें उसकी तरफ आकर्षित कर रही है और हम हर हाल में उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो चाह की वस्तु जिसकी वजह से काम रुके, रुके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेरक वो होता है जिसकी वजह से काम हो। और कार्य की दिशा, कार्य की दिशा जो है वो भी प्रेरक नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? चाह की वस्तु। अब यहाँ पर भ्रम ये पैदा होता है कि उद्दीपक और चाह की वस्तुओं में क्या अंतर है? तो उद्दीपक तो कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, लेकिन उस उद्दीपक में से जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम लेना चाहते हैं, हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रेरक है, क्योंकि उसी के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। एक मिठाई की दुकान पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई जो सब हमें प्रभावित करती है, पर किसको हम लेना चाह रहे हैं और जिसको हम लेते हैं, इसका मतलब हमारा कार्य तो उसी मिठाई की दिशा में हुआ ना, जिसको हम लेना चाह रहे हैं, तो वो हमारी चाह की वस्तु है और वो ही क्या होगा? प्रेरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है? प्रकृति संबंधित अंतर है, विषय वस्तु संबंधित अंतर है, क्रिया व्यवहार संबंधित अंतर है, या उपयुक्त सभी है? इनमें से क्या अंतर है? कौन सा अंतर है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में? तो दोस्तों प्रकृति संबंधित अंतर है, या विषय वस्तु संबंधित, या क्रिया व्यवहार संबंधित? तो दोस्तों देखिए, यहां पर इस प्रश्न के अंदर निश्चित रूप से ज्यादातर लोग जाएंगे उपयुक्त सभी की ओर, कि उपयुक्त सभी इसके अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर देखिए, प्रकृति दोनों की भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न भिन्न है? जहां पर मनोविज्ञान जो होता है वो केवल विधायक होता है, वहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विधायक होता है। पहले नंबर पर यह अंतर हो गया। दूसरे नंबर पर विषय वस्तु संबंधित अंतर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनोविज्ञान की विषय वस्तु को ही शिक्षा के क्षेत्र में जब काम में लेते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। इसका मतलब विषय वस्तु जो है मनोविज्ञान की ही लगभग किसमें होती है? शिक्षा मनोविज्ञान में होती है। क्रिया व्यवहार संबंधित, तो व्यवहार की बात मनोविज्ञान करता है और व्यवहार की बात शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो इसका मतलब ये भी इसके अंतर को नहीं दर्शाता। अंतर को दर्शाने वाला सिर्फ कौन सा है? प्रकृति संबंधित। दोनों की प्रकृति में अंतर है। जहां पर मनोविज्ञान केवल विधायक है, वहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान नियामक और विधायक है। यही इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है उपयुक्त सभी की ओर जा सकते हैं, इसको सही मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कारक अभिप्रेरणा में अंतिम संतुलन बनाए रखने से संबंधित है? कौन सा कारक है जो अभिप्रेरणा में अंतिम संतुलन बनाए रखने से संबंधित है? अंतिम संतुलन का मतलब क्या होता है? अंतिम संतुलन का मतलब होता है अभिप्रेरणा जो चक्र चलता है, अभिप्रेरणा का जो चक्र होता है इसके अंदर 3 सोपान होते हैं। नीड होता है, ड्राइव होता है और इंसेंटिव होता है। तो नीड 1 नंबर पे होता है, ड्राइव 2 नंबर पे और इंसेंटिव 3 नंबर पर होता है। और इंसेंटिव जो होता है, प्रोत्साहन जो होता है, वो मिलने के बाद में जो असंतुलन पैदा हुआ, जैसे आवश्यकता को लेकर के, ड्राइव को लेकर के, वो असंतुलन समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम रूप से किसी अभिप्रेरणा चक्र में संतुलन पैदा करने का काम कौन करता है? प्रोत्साहन करता है। इसका मतलब यहां पर हमें ध्यान रखना है, अंतिम रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। अंतिम रूप से संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोत्साहन करता है, क्योंकि प्रोत्साहन मिलने के बाद में व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसका चालक समाप्त हो जाता है और प्रेरणा अपना काम कर चुकी होती है। और जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक जो है आवश्यकता बनी रहेगी, चालक प्रेरित करता रहेगा, प्रेरणा जो है पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अंतिम संतुलन बनाने वाला कौन होगा? प्रोत्साहन होगा। भ्रमित नहीं होना है, ये हमें ध्यान में रखना है कि लास्ट में जहां पर चक्र पूरा होगा वही क्या है? अंतिम संतुलन बनाने वाला कारक है। नेक्स्ट है, विकास यात्रा में शामिल व्यवहार की प्रक्रिया को प्रकट किया जा सकता है। विकास यात्रा में शामिल व्यवहार की प्रक्रिया को प्रकट किया जा सकता है। विकास यात्रा में शामिल कोई भी व्यवहार होता है उसकी प्रक्रिया को हम किस तरह से प्रकट कर सकते हैं? इनमें से कौन सा कथन विकास यात्रा के संदर्भ में सही या सत्य कथन है? पहला है, अभिवृद्धि और विकास आपस में पूरक हैं। अभिवृद्धि और विकास आपस में पूरक है, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, विकास में अभिवृद्धि के कोई मायने नहीं है, तो ऐसा नहीं है। विकास में अभिवृद्धि के कोई मायने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना अभिवृद्धि के विकास संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है जबकि अभिवृद्धि प्रायत स्थिति है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है, वैसे अभिवृद्धि भी क्या है? स्वतंत्र प्रक्रिया है। अभिवृद्धि और विकास आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, इसका मतलब दोनों ही स्वतंत्र प्रक्रियाएं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में अभिवृद्धि और विकास आपस में समानांतर व्यवहार है, तो समानांतर व्यवहार नहीं है बल्कि ये पूरक है। समानांतर व्यवहार नहीं है बल्कि क्या है? पूरक है। यानी अभिवृद्धि के साथ में जो है विकास को तब हम समझेंगे जब आवश्यक अभिवृद्धि हो जाती है, और आवश्यक विकास जो होता है उसके बाद में अभिवृद्धि जो होती है उसकी पूर्ति होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अभिवृद्धि और विकास आपस में समानांतर यानी बराबर की स्थिति में नहीं है, दोनों में अंतर है। जैसे कि अभिवृद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक होता है, तो समानांतर तो हम इनको नहीं मान सकते, लेकिन आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। तो भ्रमित नहीं हो, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा प्रश्न आता तो राइट आंसर इन दोनों में क्या होगा? पूरक व्यवहार को दर्शाने वाला होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि और विवेक में संबंध बताने वाला सही विकल्प है। बुद्धि और विवेक में, बुद्धि क्या है और विवेक क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? बुद्धि जन्मजात है, बुद्धि जन्मजात है, विवेक अर्जित है। बुद्धि जन्मजात और विवेक अर्जित है, तो बुद्धि का मतलब क्या है और विवेक का मतलब क्या है, इसको लेकर हम बात करें दोस्तों, तो बुद्धि ज्ञानात्मक पक्ष है और विवेक जो है उसमें तार्किक पक्ष है। और ज्ञानात्मक पक्ष और तार्किक पक्ष के साथ ही हम यदि बात करें तो बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है, और विवेक जो होता है वो तार्किक पक्ष है। जो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तर्क शक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ बुद्धि जन्मजात और विवेक अर्जित है, ये बात कही गई है जो गलत है, सही नहीं है। दूसरा है, बुद्धि एक संगठन है, विवेक एक व्यवहार है। बुद्धि एक संगठन है, विवेक एक व्यवहार है। तो दोस्तों बुद्धि एक संगठन है, बिल्कुल सही है, विवेक एक व्यवहार है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको ये सही प्रकार से साबित नहीं कर पा रहा है। अगर ये संबंध की बात की जाए तो सही प्रकार से इसमें साबित नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की क्षमता और विवेक सोचने वाला व्यवहार है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात है, बुद्धि जो है ये सीखने की क्षमता है। बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति सीखता है। हम
सीखने की शक्ति के रूप में बुद्धि को मानते हैं। और विवेक क्या है? सोचने, समझने, विचारने को, तार्किक शक्ति जो होती है उसको विवेक कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि विवेकपूर्ण तरीके से काम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि है उसको इस तरह से काम में लेना है कि हमारा काम का रिजल्ट जो है वो एकदम अच्छा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये एकदम परफेक्ट जो है दोनों को जोड़कर बता रहा, दोनों के संबंधों को तय कर रहा है कि जहां बुद्धि सीखने की क्षमता है वहीं पर विवेक जो होता है वो सोच समझकर काम करने का व्यवहार है या तार्किकता का व्यवहार है। बुद्धि और विवेक आपस में स्वतंत्र अवधारणा ऐसा नहीं है, दोनों आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और उस जुड़े हुए सही संबंध को बताने का काम सी विकल्प यहाँ पर करता है। नेक्स्ट है अगला, इसके अंदर आता है कौन सा बालक जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन सा ऐसा बालक है जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है? सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, आर्थिक गरीब बालक। तो दोस्तों यहां पर हमें ध्यान रखना है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में उसी बालक को समझना है जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जो असमानता को प्रकट करता है, जो समानता को प्रकट नहीं करता, क्योंकि मनोविज्ञान असमानता का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान में हम सृजनशील बालकों का अध्ययन करते हैं, पिछड़े बालकों का अध्ययन करते हैं और प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आर्थिक गरीब बालकों का अध्ययन नहीं करते। इसका मतलब आर्थिक गरीब जो है ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। आर्थिक गरीब किस श्रेणी में नहीं आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि सृजनशील, प्रतिभाशाली और पिछड़े बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है टीएटी परीक्षण के लिए सत्य कथन है। टीएटी परीक्षण को लेकर के एक भ्रम की स्थिति रहती है कि इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं। तो दोस्तों पहला विकल्प है, इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। कई बार भ्रम पैदा हो जाता है, कभी 30 आते हैं, कभी 31 आते हैं, तो बिल्कुल 31 होते हैं। लेकिन इसमें 30 कार्ड जो होते हैं वो चित्रित होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। इसका मतलब तय है कि कोई भी टीएटी परीक्षण होगा उसके अंदर 31 कार्ड होंगे ही होंगे, 30 चित्रित और एक सादा कार्ड होगा। तो ये एकदम कथन सत्य है। दूसरे नंबर पर देखिए इसमें चित्रित कार्ड 30 होते हैं। तो देखिए 31 कार्डों में से अभी हमने बात करी 31 में से एक कार्ड सादा और कागज होता है, लेकिन 30 कार्ड होते हैं जिन पर कोई थीम बनी होती है, कोई चित्र बना होता है। इसका मतलब चित्रित कार्डों की संख्या में कोई पूछता है तो वो 30 ही होती है। नेक्स्ट है प्रतिभागी जो भी होता है, यानी जिस भी व्यक्ति का परीक्षण इनके माध्यम से व्यक्तित्व का करना होता है तो चित्रों पर कहानी लिखनी होती है। बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है, ये प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है और इसके अंदर क्या होता है, चित्रों पर कहानी लिखवाई जाती है। जो चित्र होते हैं ना उसमें, जैसे कि 30 कार्डों पर चित्र बने हुए हैं तो प्रतिभागी को कार्ड देंगे 10 और उन 10 कार्डों पर उसको जो चित्र बने उनके आधार पर 5-5 मिनट में कहानी लिखनी होती है। और फिर जो कहानियां वो लिखता है ना उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। हाँ, 2 तरह के कार्ड उसको देते हैं, एक तो लिंग के अनुसार देते हैं, कॉमन कार्ड देते हैं। ऐसे करके कम से कम 20 कार्ड उसको देते हैं और जरूरत पड़ने पर 31वां कार्ड देते हैं जिसमें चित्र भी उससे बनवाते हैं और कहानी भी लिखवाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है प्रतिभागी को चित्रों पर कहानी लिखनी होती है, ये भी सत्य बात है। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ABC तीनों ही यहाँ पर कथन सत्य हैं। किसके लिए? टीएटी परीक्षण के लिए, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उक्त सभी सत्य हैं, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर भ्रमित नहीं होना। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है तो इसके अंदर बहुत से लोग केवल 30 कार्ड करके आ जाएंगे या फिर 31 करके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तीनों ही बातें इसके लिए सत्य है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 ऐसे प्रश्न। अच्छा, ये वो प्रश्न है जिन प्रश्नों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने पर ये देखा गया कि 70% से कम लोग सही उत्तर दे पाए। उन्हीं प्रश्नों को मैं भ्रमित करने वाले प्रश्नों के रूप में समझ पा रहा हूं। तो दोस्तों ऐसे फिर कुछ प्रश्न जो बचे हैं हमारे, उनको लेकर के मैं नेक्स्ट क्लासेस में बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।